हेलो फ्रेंड्स, सुमाटाक आर्ट एंड एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम अपने इस वीडियो में देखेंगे राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम। आय मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति का महत्वपूर्ण साधन है जिसे व्यक्ति उत्पादन प्रक्रिया में अपने योगदान के प्रतिफलस्वरूप प्राप्त करता है। किसी राष्ट्र के नागरिकों द्वारा एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य का योग उस देश की राष्ट्रीय आय कहलाती है। अब राष्ट्रीय आय लेखांकन के जन्मदाता, नोबेल पुरस्कार विजेता, यानी जो राष्ट्रीय आय लेखन के जन्मदाता हैं वो नोबेल पुरस्कार विजेता भी हैं। उनका नाम क्या है? साइमन कुजनेट्स को माना जाता है, यानी साइमन कुजनेट्स हैं। भारत में सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने भारत की राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय की गणना की थी। नौरोजी द्वारा 1868 यानी 1868 ईस्वी में भारत की प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये बताई गई। राष्ट्रीय आय की गणना के लिए वर्ष 1949 में भारत सरकार द्वारा पी.सी. महालनोबिस की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था। इस समिति के 2 सदस्य वी राव एवं आर गाडगिल थे। मई 2019 से पूर्व राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य मई 1951 में स्थापित केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSO द्वारा किया जाता था, जबकि वर्तमान में यह कार्य राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय NSO द्वारा किया जाता है। भारत की राष्ट्रीय आय की गणना हेतु वित्त वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक है। राष्ट्रीय आय की गणना 3 विधियों से की जाती है: साधन लागत या आय विधि, उत्पादन विधि तथा व्यय विधि। साधन लागत या आय विधि, फैक्टर कॉस्ट ऑफ इनकम मेथड। क्या है? फैक्टर कॉस्ट ऑफ इनकम मेथड। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स। राष्ट्र के नागरिकों द्वारा एक वित्तीय वर्ष में लगान मजदूरी ब्याज, कच्चा माल, किराया एवं लाभ के रूप में अर्जित आय के योग द्वारा जब राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है तो इस विधि को साधन लागत या आय विधि कहते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना साधन लागत, फैक्टर कॉस्ट पर की जाती है, परंतु जनवरी 2015 से राष्ट्रीय आय की गणना बाजार कीमत, मार्केट प्राइस पर की जाने लगी है। उत्पादन विधि देख लेते हैं। प्रोडक्शन मेथड, एक देश द्वारा एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के शुद्ध मौद्रिक मूल्य के योग द्वारा जब राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है तो इस विधि को उत्पादन विधि कहा जाता है। आगे देख लेते हैं व्यय विधि। एक्सपेंडिचर मेथड, एक राष्ट्र के नागरिकों द्वारा एक वर्ष में किए गए सभी अंतिम व्ययों के योग द्वारा सब राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है तो इस विधि को व्यय विधि कहते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना हेतु आय विधि तथा उत्पादन विधि दोनों का प्रयोग किया जाता है। कौन कौन सी विधि? आय विधि और उत्पादन विधि दोनों का प्रयोग किया जाता है। कहाँ पर? भारत में। राष्ट्रीय आय की गणना सामान्यतः प्रचलित तथा स्थिर कीमतों, करंट एंड कांस्टेंट प्राइस पर की जाती है। स्थिर कीमत पर राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस। किसी देश की वास्तविक प्रगति का अध्ययन करने हेतु स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है और विभिन्न वर्षों की राष्ट्रीय आय की गणना एक विशेष आधार वर्ष के सापेक्ष की जाती है। आधार वर्ष वह वर्ष होता है जिसके सापेक्ष आगामी वर्षों की स्थिति की तुलना की जाती है। वर्तमान में भारत की राष्ट्रीय आय के गणना हेतु आधार वर्ष 2011-12 है। स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय देख लेते हैं। स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय बराबर होता है प्रचलित कीमतों पर राष्ट्रीय आय बटे प्रचलित वर्ष का सूचकांक गुणे 100। फिर से देख लीजिए, स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय बराबर होता है प्रचलित कीमतों पर
राष्ट्रीय आय बटे प्रचलित वर्ष का सूचकांक गुणे 100। चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम एट करंट प्राइस। जब राष्ट्रीय आय को बाजार के प्रचलित कीमतों पर मापा जाता है तो इसे चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय कहते हैं। फिर से देख लेते हैं। जब राष्ट्रीय आय को बाजार के प्रचलित कीमतों पर मापा जाता है तो इसे चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय कहते हैं। चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय को मौद्रिक आय भी कहते हैं। किसी भी देश के राष्ट्रीय आय की गणना निम्न मदों को शामिल नहीं किया जाता है। किसी भी देश के राष्ट्रीय आय की गणना में निम्न मदों को शामिल नहीं किया जाता है। देख लेते हैं कौन कौन सी है। मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य, पुरानी वस्तुओं का मूल्य, घरेलू सेवाएं, वित्तीय परिसंपत्तियां जैसे अंशपत्र, ऋण पत्र आदि का क्रय विक्रय, हस्तांतरण, भुगतान, पेंशन, वजीफा तथा विदेशों से प्राप्त उपहार आदि। आगे देख लेते हैं। राष्ट्रीय आय की प्रमुख अवधारणा, इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ नेशनल इनकम। राष्ट्रीय आय एक व्यापक अवधारणा है जिसकी गणना हेतु सामान्यतः निम्नलिखित अवधारणाओं का प्रयोग किया जाता है। पहला, घरेलू उत्पाद। दूसरा, राष्ट्रीय उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी। किसी एक वित्तीय वर्ष में किसी देश में निवास करने वाले सभी व्यक्तियों, जिसमें विदेशी भी शामिल होंगे, द्वारा अंतिम रूप से उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं से अर्जित कुल आय को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है? पर कैपिटा जीडीपी क्या होता है? सकल घरेलू उत्पाद में देश की जनसंख्या का भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है उसे प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद बराबर होता है सकल घरेलू उत्पाद बटे जनसंख्या। निवल घरेलू उत्पाद, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी एनडीपी, सकल घरेलू उत्पाद में से पूंजीगत वस्तुओं के मूल्यह्रास, डिप्रिसिएशन को घटाने पर जो प्रतिफल प्राप्त होता है उसे निवल या विशुद्ध घरेलू उत्पाद कहते हैं। निवल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी माइनस मूल्यह्रास। फिर से देख लीजिए। निवल घरेलू उत्पाद बराबर होता है सकल घरेलू उत्पाद माइनस मूल्यह्रास। सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जीएनपी, जब वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन देश के निवासियों द्वारा, चाहे यह देश की सीमा के बाहर हो या देश की सीमा के भीतर हो, तो उसे सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। सकल राष्ट्रीय उत्पाद में विदेशों से अर्जित विशुद्ध आय, विदेशों में निवासित भारतीय नागरिकों द्वारा अर्जित आय, भारत में निवासित विदेशी नागरिकों द्वारा अर्जित आय सकल घरेलू उत्पाद में जुड़ जाती है। भारतीय संदर्भ में जीएनपी राष्ट्रीय आय की सभी अवधारणाओं में सबसे व्यापक अवधारणा है। जीएनपी बराबर जीडीपी प्लस विदेशियों से अर्जित विशुद्ध आय। निवल राष्ट्रीय उत्पाद, नेट नेशनल प्रोडक्ट एनएनपी, सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से पूंजीगत वस्तुओं के मूल्यह्रास को घटा देने पर जो प्रतिफल प्राप्त होता है उसे निवल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। एनएनपी बराबर होता है जीएनपी माइनस मूल्यह्रास। निजी आय, प्राइवेट इनकम। निजी आय वह आय है जिसमें निजी उद्यमों व घरेलू क्षेत्र द्वारा अर्जित कुल आय तथा सरकार एवं शेष विश्व से प्राप्त शुद्ध हस्तांतरण, भुगतान एवं आकस्मिक लाभ शामिल होते हैं। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय आय में सार्वजनिक व निजी क्षेत्रों द्वारा अर्जित आयों को शामिल किया जाता है, जबकि निजी आय में मात्र, फिर से देख लेते हैं। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय आय में सार्वजनिक व निजी क्षेत्रों द्वारा अर्जित
आयों को शामिल किया जाता है, जबकि निजी आय में मात्र निजी क्षेत्र द्वारा अर्जित आय को ही शामिल किया जाता है। इस प्रकार राष्ट्रीय आय इज ग्रेटर देन निजी आय। ठीक है, यानी राष्ट्रीय आय बड़ी होती है निजी आय से। आगे देख लेते हैं। निजी आय बराबर क्या होता है? शुद्ध घरेलू उत्पाद से निजी क्षेत्र को प्राप्त साधन आय, राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज प्लस विदेशों से साधन आय, सरकार से प्राप्त हस्तांतरण शुद्ध भुगतान प्लस शेष विश्व से प्राप्त शुद्ध हस्तांतरण भुगतान बराबर निजी आय होता है। व्यक्तिगत आय पर्सनल इनकम क्या होती है? एक वित्तीय वर्ष में प्रत्यक्ष करों के भुगतान से पूर्व व्यक्तियों व पारिवारिक इकाइयों द्वारा समस्त स्रोतों से प्राप्त आय व्यक्तिगत आय कहलाती है। इसकी गणना के लिए निजी आय में से उद्यमों के अवितरित लाभ व निगम करों को घटाना होता है। व्यक्तिगत आय निजी आय से कम होती है। व्यक्तिगत आय बराबर होता है निजी आय माइनस अवितरित लाभ माइनस निगम कर, या फिर कह सकते हैं व्यक्तिगत आय बराबर होता है निजी आय माइनस अवितरित लाभ प्लस निगम कर। ठीक, आगे देख लेते हैं। व्यय योग्य आय या प्रयोज्य आय, डिस्पोजेबल इनकम। प्रयोज्य आय व्यक्तिगत आय का वह भाग होती है जो व्यक्तियों के पास उपभोग हेतु उपलब्ध होती है। दूसरे शब्दों में व्यक्तिगत आय में से प्रत्यक्ष करों को घटाने के पश्चात प्राप्त राशि प्रयोज्य आय होती है। यह आय व्यक्तिगत आय से कम होती है। आगे देख लेते हैं। प्रयोज्य आय बराबर क्या होता है? प्रयोज्य आय बराबर होता है व्यक्तिगत आय माइनस व्यक्तिगत प्रत्यक्ष कर। प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम किसी देश की राष्ट्रीय आय को उसकी जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल होता है उसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। प्रति व्यक्ति आय व्यक्तिगत प्रयोज्य आय से कम होती है। प्रति व्यक्ति आय बराबर होता है राष्ट्रीय आय बटे जनसंख्या। प्रति व्यक्ति आय बराबर क्या होता है? राष्ट्रीय आय बटे जनसंख्या। प्रति व्यक्ति आय में होने वाली वृद्धि एक देश के आर्थिक विकास या लोगों के रहन सहन स्तर में वृद्धि का सबसे बेहतर सूचक माना जाता है।